हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ है कि अमेरिका में अभी हिंसा शुरू हुई है। आपने पहले भी सुना होगा कि लॉस एंजल्स जो वहाँ का जंगल था उसमें आग लगी थी, लेकिन अब वहाँ पर एक और ऐसी दुर्घटना हो रही है कि जिसका पूरे विश्व में चर्चा चल रहा है। तो न्यूज़ क्या है? लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कैलिफोर्निया ने नेशनल गार्ड की तैनाती और अवैध तरीके से काम करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा चलाने की योजना बनाई है। जो कैलिफोर्निया है वहाँ के जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने नेशनल गार्ड की जो तैनाती की गई है ट्रंप के द्वारा, उन पर उन पर मुकदमा करने की योजना बनाई है कि अब उन पर मुकदमा किया जाएगा। चर्चा में क्यों है? कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं गेविन न्यूसॉम, उन्होंने लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती को अवैध, अनैतिक और असंवैधानिक बताया है और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करने की घोषणा भी कर दी है। यह तैनाती अप्रवासन विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए की गई थी, जो कि लॉस एंजल्स में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट (ICE) की छापेमारी के बाद शुरू हुए थे। न्यूसॉम का दावा है कि ट्रंप ने बिना गवर्नर की सहमति के 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने और राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। तो ये आप देख लीजिए लोकेशन, अमेरिका की ये लोकेशन है USA। यहाँ पर कैलिफोर्निया है, ये आप देख सकते हैं। तो कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजल्स है वहाँ पर उन्होंने जो ट्रंप ने बिना वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किए, बिना उनसे अनुमति लिए अपने जो नेशनल गार्ड थे वहाँ पर तैनात कर दिए थे और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो अवैध अप्रवास हो रहा है, मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से गलत तरीके से इलीगली, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उसने ये तैनात किए। तो ट्रंप क्या कहता है कि ट्रंप के द्वारा गार्ड तैनात करने के कारण हम समझते हैं ICE छापों के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। 6 जून 2025 को शुरू हुए इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के छापों में 100 से अधिक अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया था। इन छापों के जवाब में लॉस एंजल्स में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो कि कुछ स्थानों पर हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध किया, मतलब सड़कें बंद कर दी थी, स्वचालित वाहनों में आग लगा दी थी और पुलिस पर पत्थर भी फेंके थे। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती को जरूरी समझा और उन्होंने अपने गार्ड वहां पर भेज दिए थे। दूसरा कारण वो कहते हैं कि कानून परिवर्तन और संघीय कार्यों की रक्षा के लिए ट्रंप ने 1807 के इंसरेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन्स की तैनाती कानूनी परिवर्तन और संघीय कार्यों की रक्षा के लिए जरूरी थी। उन्होंने कहा कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी संसद में काम चल रहे थे, उनकी रक्षा करना जरूरी था। इसी वजह से 2000 उन्होंने गार्ड भेजे और 700 मरीन्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया था। प्रशासन का ये दावा था कि हिंसक प्रदर्शन जैसे जैसे स्वचालित कारों में आग लगा रहे थे, पुलिस पर हमले कर रहे थे, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो रहा था। संघीय नियंत्रण और नीति लागू करना, ट्रंप ने नेशनल गार्ड को फेडरल नियंत्रण में लिया था बिना कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम की सहमति के, ताकि उनकी अप्रवासन नीतियों को लागू किया जा सके और सैंक्चुअरी सिटी नीतियों का विरोध करने वाले शहरों पर दबाव डाला जा सके। ये कदम उनकी व्यापक अप्रवासन विरोधी नीतियों का हिस्सा था, जो कि नवंबर 2024 में उनके दोबारा उनके पुनः जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद तेज हो गई थी। राजनीतिक संदेश भी उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक संदेश है। कुछ विश्लेषकों और कैलिफोर्निया के अधिकारी जैसे कि न्यूसॉम और मेयर करेन बॉस ने इसे राजनीतिक नौटंकी कहा है, जिसका उद्देश्य अप्रवासन विरोधी प्रदर्शनों को दबाना और कठोर की अप्रवासन नीतियों का समर्थन करने वाले मतदाताओं का संदेश देना था। तो उन्होंने कहा है कि ये एक नौटंकी है राजनीति के नाम पर, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैलिफोर्निया का, वो अपने कुछ तर्क दे रहा है, ट्रंप अपनी कुछ बातें रख रहा है कि मैंने इस वजह से ये सब किया था। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रंप जो है अपने गार्ड को भेज रहा है वहाँ पर। अब देखिए कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है, यहाँ पर उनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। जो गवर्नर है उन्होंने क्या बयान दिया है? राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। तो उनका कहना है कि जो राज्य की संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया गया। ट्रंप ने बिना गवर्नर की सहमति के 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया, जो कि कैलिफोर्निया की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इंसरेक्शन एक्ट का दुरुपयोग किया है, न्यूसॉम ने कहा। ये न्यूसॉम है जो वहाँ के गवर्नर है कैलिफोर्निया के।
उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 1807 के इंसरेक्शन एक्ट का गलत तरीके से यूज़ किया, जो कि केवल विदेशी आक्रमण या विद्रोहियों जैसी असाधारण परिस्थितियों में नेशनल गार्ड को फेडरल नियंत्रण में लेने की अनुमति देता है। तो आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे कभी भारत में नेशनल इमरजेंसी आपातकालीन की स्थिति आती, वैसे ही वहाँ पर ट्रंप ने अपनी मर्जी से वहाँ पर गार्ड लगा दिए थे। तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ये तभी हो सकता है, ये जो है गवर्नर साहब ये कहते हैं कि तभी होगा जब विदेशी आक्रमण होता है, जहाँ पर विद्रोह जैसी कोई घटना होती है। उनका दावा है कि लॉस एंजलिस के प्रदर्शन इस मानदंडों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस में जो कुछ भी हो रहा था, वहाँ पर प्रदर्शनकारी कुछ भी चल रहा था, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। स्थानीय कानून परिवर्तन की पर्याप्तता। न्यूज़ॉम और अटॉर्नी जनरल जो है रॉब बोंटा ने तर्क दिया कि स्थानीय कानून परिवर्तन के पास विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की पर्याप्त क्षमता थी। मतलब उन्होंने कहा कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छे से संभाल सकता था, जिससे नेशनल गार्ड की तैनाती जो है जरूरी नहीं थी और अतिशयोक्तिपूर्ण थी। राजनीतिक नौटंकी का उन्होंने कहा कि राजनीतिक नौटंकी है और अधिनायकवाद की ओर कदम करार किया कि वहाँ पर मतलब ज़बरदस्ती घुसने जैसी एक बात हुई है। अब देखिए लॉस एंजलिस की स्थिति कब बिगड़नी शुरू होती है। लॉस एंजलिस की स्थिति 6 जून 2025 को शुरू हुई बिगड़नी, जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के शहर में इन्होंने शहर में अवैध अप्रवासियों को लक्षित करते हुए छापे मारे थे। तो ये एक संस्था है, मतलब एक जो कमेटी है या कुछ भी आप कह सकते हैं, इन्फोर्समेंट है, इसके तहत छापे मारे गए थे जो कि अवैध अप्रवासी थे, मतलब कि जो इलीगल वहाँ पर लोग रह रहे थे। इन छापों में लॉस एंजलिस फैशन डिस्ट्रिक्ट, एक कपड़ा थोक विक्रेता और होम डिपो जैसे स्थानों पर 100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। मतलब ये प्लेसेस थी, फैशन डिस्ट्रिक्ट्स जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, थोक विक्रेता जहां पर, और होम डिपो है, वहां से बहुत लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन कार्रवाइयों के जवाब में उसी दिन से बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया था, जो कि जल्द ही हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को बंद कर दिया था, स्वचालित वाहनों में आग लगाई थी और पुलिस पर पत्थर फेंके, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। 8 जून तक हिंसा बढ़ने के साथ साथ फिर ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया था, जिसने तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो आप फिर से देख सकते हैं, ये है पूरा यूएसए का मैप इतना। तो इसमें कैलिफोर्निया का ये जो क्षेत्र है, आप इसको एक मिनट इसको हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, तो ये जो हाईलाइट किया जा रहा है ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। तो इस जगह पर जो अवैध इलीगल तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे थे, जो विदेशी लोग थे, उनको मतलब बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसी नीतियाँ लागू की गई थी। फिर वहाँ पर उनके द्वारा हिंसक जो प्रदर्शन शुरू हुए थे। ऐसे में जब ट्रंप को पता चला तो उन्होंने वहाँ पर अपने जो नेशनल गार्ड तैनात कर दिए, एक तरह से वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी बिना किसी को इन्फॉर्म किए। अब देखिए इसी बीच क्या होता है कि ट्रंप और मस्क के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये डायरेक्टली तो नहीं थी लेकिन इनडायरेक्टली मस्क से ये रिलेटेड थी। एलन मस्क जो है, हालांकि जो ट्रंप मस्क का विवाद लॉस एंजलिस में चल रहे विरोध प्रदर्शन और नेशनल गार्ड की तैनाती से सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन यह ट्रंप प्रशासन की जो व्यापक नीतियां हैं, विशेष रूप से अप्रवासन और सरकारी खर्च पर तनाव को दर्शाता है। लॉस एंजलिस में ICE छापे और नेशनल गार्ड की तैनाती ट्रंप को कठोर अप्रवासन नीतियों का हिस्सा थी, जिसे मस्क ने पहले तो समर्थन किया था। मस्क का बिल के खिलाफ रुख और ट्रंप के साथ विवाद इन नीतियों के वित्तीय और राजनीतिक प्रभावों को और जटिल बना सकता है। मतलब कि पहले तो जो इसकी नीति थी, मतलब अप्रवासियों को बाहर निकालने की, एलन मस्क ने ट्रंप का जो पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन उसके बाद जो है ट्रंप, उन्होंने कोई एक ऐसा बिल रखा था जिसकी वजह से ये थोड़े इनके संबंध थे वो बिगड़ने शुरू हो गए थे। ये देखिए पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, मतलब इनके जो रिलेशन है वो कब से कैसे अच्छे हुए और कैसे बिगड़ने शुरू हुए, समझ लेते हैं। मस्क और ट्रंप का रिश्ता 2024 के जब चुनाव हुए थे उसके कारण मजबूत हुआ था, जब मस्क ने ट्रंप के लिए भारी दान किया था, मतलब उनको बहुत सारी जो ग्रांट दी थी, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व किया था। DOGE एक संस्था है, मतलब एक जो समिति है, उसका इन्होंने किया था नेतृत्व, मतलब उसके जो मेन लीडर रहे हैं। मस्क ने 130 दिनों तक ट्रंप प्रशासन में सलाहकार की भूमिका भी निभाई है, लेकिन 30 मई 2025 को वे व्हाइट हाउस से बाहर हो गए थे। दोनों देशों के बीच पहले भी तनाव था, लेकिन यह जून 2025 में सार्वजनिक और व्यक्तिगत हमलों में बदल गया था। एलन मस्क ने जून 2025 में ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की तीखी आलोचना की, जिससे उन्होंने कई कारणों से निशाना बनाया है। तो कारण क्या थे? सबसे पहला था
बिल को पार्क फील्ड और घृणित करार देना। तो मस्क ने कहा कि जो ट्रंप के द्वारा बिल बिग ब्यूटीफुल बिल था उसकी आलोचना की, उसको घृणित करार कर दिया था। मस्क ने 3 जून 2025 को अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि ट्रंप का प्रस्तावित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक पार्क फील्ड बिल है, जिसका अर्थ है कि इसमें जो गैर जरूरी मतलब जरूरी नहीं और फिजूल खर्ची वाले प्रावधान किए गए। उन्होंने इसे घृणित और अमेरिकी नागरिकों पर असहनीय कर्ज का बोझ बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता है, पास हो जाता है, इसके बाद जो अमेरिकी नागरिक हैं उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ जाएगा, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल में $3.7 ट्रिलियन की कर कटौती की गई और $1.3 ट्रिलियन की सरकारी खर्च में कटौती शामिल की गई थी, लेकिन यह $2.4 ट्रिलियन का घाटा छोड़ता था, जिसे मस्क ने आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदाराना हरकत मतलब गैर जिम्मेदाराना प्रावधान बताया है। अब अच्छे से डिटेल में समझते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, जिसकी वजह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो तनाव बढ़ने शुरू हुए थे। इस बिल में एक ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो कि वैश्विक रेजिस्टेंस यानी कि विदेश से जो पैसे भेजे जाते हैं उसके फ्लो को बदल सकता है। इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाले देशों में भारत भी शामिल है। भारत में भी असर होना था इसका। बिल में गन साइलेंसर और इंडोर टैनिंग सर्विसेज पर लगने वाले एक्साइज टैक्स को ख़त्म करने के लिए सॉल्ट डिडक्शन कैप को 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया था और ग्रीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स को ख़त्म करने के प्रावधान शामिल हैं। साथ ही जो स्टूडेंट लोन प्रोग्राम्स हैं उनमें कटौती का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि सीनेट में इस बिल को लेकर विरोध हो रहा है। तो सीनेट में जो अमेरिका की एक जगह सीनेट है वहाँ की, तो उस राज्य में भी इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। अब देखिए भारत पर इसका क्या असर होगा। ये टैक्स भारत के लिए चिंता का विषय, क्योंकि भारत को हर साल अरबों डॉलर रेजिस्टेंस के रूप में मिलते हैं। मतलब रेजिस्टेंस वो होते हैं जो कि विदेश में जो लोग रहते हैं, जो किसी के रिश्तेदार, कोई भी संस्था, जो कुछ भी कंपनी वगैरह, वो भारत में जब पैसे भेजती है तो उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ऐसे रेजिस्टेंस के रूप में जो डॉलर मतलब अरबों डॉलर मिलते हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा अमेरिका से भी आता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। सॉरी, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेमिटेंस है। हाँ, रेमिटेंस वहाँ से मिलते हैं। तो रेमिटेंस भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बिल में विदेशी कामगार जैसे कि ग्रीन कार्ड धारक और H-1B वीज़ा वालों की ओर से अमेरिका से विदेश में भेजे जाने वाले पैसे पर 3.5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब जो वहाँ से फ़ॉरेन से पैसे भारत में भेजे जाते थे, जिनको रेमिटेंस कहा जाता है, उन पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था। और टैक्स भी कितना, 3.5%। आप सोचिए कितना होगा ये पहले ये टैक्स 5% था, लेकिन दबाव के बाद फिर इसे कम कर दिया गया था। विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 2024 में भारत को करीब 129 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था। ये राशि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सालाना बजट को मिलाकर भी ज़्यादा है। मतलब कि भारत में रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आया था। इस रेमिटेंस का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों से आता है। अगर 3.5% टैक्स लगता है तो भारत को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह राशि लाखों भारतीयों परिवारों की आजीविका का भी आधार है। मतलब जो व्यक्ति वहां से पैसे डॉलर के रूप में भेजेगा उस पर 3.5% जो है वो तो टैक्स लग जाएगा। तो इसी वजह से जो भारत में रेमिटेंस आते आते बहुत कम हो जाएगा, भारत को नुकसान होगा इसका। भारत का रेमिटेंस 10 सालों में काफ़ी बड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत का रेमिटेंस अगर देखा जाए 57% बढ़ा है। 2014 से 24 तक भारत को कुल 982 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला है। इस टैक्स का सबसे ज़्यादा असर उन स्टेट्स पर पड़ेगा जहां रेमिटेंस से घर चलते हैं, जैसे कि केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये राज्य रेमिटेंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी 1990 में 66 लाख थी, जो कि 2024 तक बढ़कर 185 लाख हो गई थी। हालांकि जो खाड़ी देश हैं उन्होंने अभी भी ज़्यादा भारतीय काम करते हैं, लेकिन अब अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी भारतीय पेशेवरों की संख्या बढ़ रही है।
ये लोग क्या है, आईटी, स्वास्थ्य, वित्त, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। अगर हम डेटा देखें तो उसके मुताबिक अमेरिका में 78% भारतीय उच्च आय वाले पेशों में रहते हैं, मतलब जहां पर आमदनी बहुत ज़्यादा है ऐसे काम करते हैं, जिसके चलते रेमिटेंस में बहुत बड़ा इजाफा होता है। 2023-24 में अमेरिका से भारत को मिलने वाला रेमिटेंस कुल का 28% था, जो कि 2020-21 में 23.4% था। मतलब कि 20-21 में सिर्फ 23% रेमिटेंस था, लेकिन 2024 में 23-24 में 28% हो गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने चेतावनी दी कि अगर ये बिल कानून बनकर लागू होता है तो भारत को अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा फलों का नुकसान होगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। तो भारत का भी इससे बहुत नुकसान था और इसी का ही एलन मस्क ने विरोध किया था। दूसरा कारण क्या था? आर्थिक मंदी की चेतावनी। मस्क ने यह दावा किया कि जो ट्रंप की नीतियां हैं, विशेष रूप से बिल में जो टैरिफ शामिल किया गया, खर्च में कटौती की गई, 2025 की दूसरी छमाही में आर्थिक मंदी का कारण बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये नीतियां मूर्खतापूर्ण है और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाएंगी। उन्होंने विशेष रूप से टैरिफ की आलोचना की है, जो कि ट्रंप की नीतियों का एक हिस्सा थी, ये कहते हुए कि ये उपभोक्ता कीमतों को बढ़ाएंगे और वैश्विक व्यापार को बाधित करेंगे। ट्रंप की नीतियों पर व्यक्तिगत हमले किए गए थे। मस्क ने ट्रंप की नीतियों को अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाला बताया और नेतृत्व शैली में अराजक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का बिल उनकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के जो लक्ष्य हैं उसके खिलाफ है, जिसका नेतृत्व मस्क और विवेक रामास्वामी कर रहे थे। DOGE का उद्देश्य था सरकारी खर्च, नौकरशाही को कम करना था, लेकिन मस्क ने कहा कि बिल में विशेष हितों के लिए रियायतें थीं जो उनके सुधारों को कमज़ोर करती थी। मस्क ने बिना सबूत के ये भी आरोप लगा दिया कि ट्रंप जेफरी एप्स्टीन फाइलों में भी शामिल है, जिसे उन्होंने नैतिक रूप से आपत्तिजनक बताया। ये आरोप विशेष रूप से विवादास्पद था और ट्रंप के सहयोगियों ने इसे बेतुका और ध्यान भटकाने वाला करार किया है। मतलब कि जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि मस्क झूठ बोल रहा है, मतलब बेतुकी बात कर रहा है और ये ध्यान भटकाने वाला बयान है। ट्रंप के साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक टकराव होता है। मस्क ने यह दावा किया कि उनकी जो वित्तीय और रणनीतिक सहायता के बिना ट्रंप 2024 का चुनाव हार गए होते। तो मस्क ने यह दावा कर दिया था कि उनकी जो अगर उन्होंने जो अनुदान दिया है वित्तीय रणनीतिक सहायता की, उसके बिना जो ट्रंप है वो 2024 में पूरी तरह से इलेक्शन हार जाता अगर मस्क नहीं होता। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बिना ट्रंप आज व्हाइट हाउस में नहीं होते। तो उन्होंने साफ साफ ये पूरा मतलब पब्लिकली ये बात कह दी है कि मेरे बिना ट्रंप कुछ नहीं थे। ये टिप्पणी ट्रंप के लिए मस्क के $288 मिलियन के दान और उनके अभियान रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका को संदर्भित करती है। मतलब कि $288 मिलियन दान दिया गया था ट्रंप को। मस्क ने ट्रंप की बर्खास्तगी की मांग की है और एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की बात कही, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता नवाचार पर आधारित बताया। यह ट्रंप के रिपब्लिकन बेस के साथ सीधा टकराव था। मतलब मस्क ने इतना कह दिया, अब इतना इस हालात ऐसे हो चुके हैं कि मस्क ने ये तक कह दिया कि जो सरकार है ट्रंप की उसको ख़त्म करके नई सरकार बननी चाहिए। टेस्ला और स्पेस एक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मस्क ने ट्रंप की धमकी, जिसे टेस्ला और स्पेस एक्स के सरकारी अनुबंध रद्द करने की बात की थी, अमेरिकी नवाचार पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने धमकी दी है कि टेस्ला स्पेस एक्स पर जो सरकारी अनुबंध, जो सरकारी उन्हें ग्रांट्स मिलती है, जो सहायता मिलती है, वो हम बंद कर देंगे। तो मस्क कहता है कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, इसमें अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उस पर ही नुकसान होगा। उन्होंने विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी खत्म करने की आलोचना की, जो कि टेस्ला के लिए महत्वपूर्ण थी। जवाब में मस्क ने स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान को डीकमिशन करने की धमकी दी, जो कि नासा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया था। लेकिन अब देखिए दोनों एक दूसरे को धमकियां पे उतर आए हैं, एलन मस्क और जो ट्रंप, जिनकी दोस्ती कभी बहुत गहरी होती थी। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो 10 जून 2025 तक मस्क ने कुछ विवादास्पद पोस्ट भी किए हैं, जिससे तनाव कम करने की कोशिश को संकेत मिलता है। हालांकि उनकी जो बिल की आलोचना और ट्रंप के साथ सार्वजनिक विवाद हैं, उनसे रिश्ते को स्थायी रूप से प्रभावित कर दिया। मस्क की टिप्पणियों ने टेस्ला के शेयरों में 14% की गिरावट और स्पेसएक्स के संचालन पर अनिश्चितता पैदा की है, लेकिन उन्होंने अपनी आलोचना को वापस लेने से इनकार कर दिया। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद मस्क को थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने फिर भी जो उनके द्वारा जो आलोचना की गई थी उसको वापस लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका में सामाजिक और राजनीतिक अशांति।
अब अगर हम देखें कि अमेरिका की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है, तो उसमें सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अशांति बनी हुई है, मतलब हिंसा अभी भी जारी है। प्रदर्शन और हिंसा हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी नीतियां, विशेष रूप से डिपोर्टेशन पॉलिसी के खिलाफ लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जलाए, अमेरिकी झंडे जला दिए, गाड़ियां फूंक दी और नेशनल गार्ड की तैनाती ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया था। कुछ विश्लेषकों ने इसे कहा कि गृह युद्ध होने वाला है, मतलब गृह युद्ध के ये संकेत मिल रहे हैं। आतंकी हमला हुआ है। जून 2025 में कोलोराडो में बोल्डर में एक छोटे से कस्बे में इजराइल समर्थक मोर्चे के दौरान आतंकी हमला हुआ था, जिससे सामाजिक तनाव को और ज़्यादा बढ़ा है। जे आप तस्वीरें देख सकते हैं, अमेरिका में इस प्रकार की हिंसा हो रही है। आप खुद देखिए, बहुत बड़े लेवल की ये वहाँ पर वायलेंस हो रहा है। ट्रंप की जो नीतियां हैं, टैरिफ और आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिससे शेयर और करेंसी मार्केट प्रभावित हुए। कुछ लोग जैसे कि एलन मस्क की बेटी ट्रंप की नीतियों से असंतुष्ट होकर देश छोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे कि जो कि पब्लिकली ये कह रहे हैं कि हम देश छोड़ रहे हैं क्योंकि जो ट्रंप की नीतियां हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा अन्य मुद्दे कौन कौन से हैं? महंगाई और असमानता भी बढ़ रही है। महंगाई और आवास की बढ़ती लागत ने गरीबी और बेघरता को बढ़ाया, मतलब वहाँ पर लोग गरीब हो रहे हैं और बेघर होते जा रहे हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार 37 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, अमेरिका और चीन के बीच एआई चिप निर्यात और वीज़ा प्रतिबंधों को लेकर तनाव बढ़ा है, जिससे वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित किया जा रहा है। अमेरिका इस समय प्राकृतिक आपदा, आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक रणनीतिक अशांति से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन, मंदी का डर और नीतिगत विवादों ने हालात को और जटिल बना दिया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे कि डलास और चेस्टर काउंटी ने बेघरता को कम करने में सफलता मिली है। इसमें ये और भी जो वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पूरी तरह से ये देख लिया कि अमेरिका में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी। पहले ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच जो ट्रंप और मस्क के जो रिलेशन थे वो भी खराब होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रंप है वो अपनी नीतियों को बदलने के तैयार नहीं है। उससे कहीं ना कहीं भारत को भी नुकसान होता जा रहा है, जो लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहा है हर एक चीज़ पर। तो इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।